हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं अपने वोकैब सेशन के साथ। और जैसे कि दोस्तों, आपने मेरा लास्ट वोकैब सेशन जो देखा होगा, जिसमें कि मैंने आपको जो टॉप 100 इडियम्स का जो सेशन शुरू किया था, तो उसका सेशन फर्स्ट तो हमने जो अपना कवर कर लिया था। लेकिन जो हमारे टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उनका आज जो अभी जो है सेकंड सेशन जो आना बाकी था। इट्स मींस उनको एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करना तो बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क था। तो मैंने इसीलिए जो है जो अपने टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उनको सेशंस में बांट दिया था। तो उसका सेशन फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लिए थे। तो आज जो है 20 से आगे के जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, अपनी वही टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में, उनको जो है मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की जो हमारी वोकैब्स का सेशन है। अगर आपने सेशन फर्स्ट नहीं देखा तो भाई एक बार सेशन फर्स्ट को देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है जी। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स हैं, जितने अब तक एसएससी के प्रीवियस ईयर है या फिर डिफरेंट एग्जाम्स में आपके इडियम्स पूछे गए हैं, उन सभी इडियम्स को मैं इस टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन के अंदर जो है मैं कवर करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टर्न है, आज हम पढ़ेंगे 21 इडियम्स है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है हमारा ऑल एंड सन्ड्री। तो देखिए मेरे भाई, ये जो ऑल एंड सन्ड्री है, इसका जो आपका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है ऑल विदाउट एक्सेप्शन। मीनिंग क्या होता है? ऑल विदाउट एक्सेप्शन। इट्स मीन्स बिना किसी भेदभाव के। मतलब कि जब भी कभी आप सभी के साथ में सेम बिहेव करें, सेम ट्रीटमेंट करें, सभी के साथ में एक सा व्यवहार करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, तो इस कंडीशन को, इस अवस्था को, ऐसी मेंटेलिटी को बोला जाता है आपका ऑल एंड सन्ड्री। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हो गया? तो इसका आपका मीनिंग निकला ऑल विदाउट एक्सेप्शन। इसका आपका मीनिंग क्या निकलता है? ऑल विदाउट एक्सेप्शन। आई होप फर्स्ट इडियम क्लियर हुआ होगा। सेकेंड इडियम आज का है टू बी एट द एंड ऑफ। तो देखिए मेरे भाई, टू बी एट द एंड ऑफ का मतलब होता है समाप्ति की ओर। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? समाप्ति की ओर। समाप्ति की ओर का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसी अवस्था कि जब आपका जो काम खत्म होने वाला हो, और साथ ही साथ जो आपके रिसोर्सेज है, इट्स आपके पास जो संसाधन है, अगर वो भी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो उस स्थिति को बोला जाता है एट द एंड ऑफ। पॉइंट क्लियर हुआ होगा, सेकेंड इडियम समझ में आया होगा। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? एट द एंड ऑफ रिसोर्सेज। चलिए मेरे भाई, थर्ड पे बात कर लेता हूं। थर्ड मेरा इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिपीट जो हुआ था। तो देखिए मेरे भाई, रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइंड द हिडन मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? फाइंड द हिडन मीनिंग या फिर अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इट्स मीन्स जब भी कभी एक इंसान चीजों को इतना बारीकी से पढ़े कि उसके अंदर की जो बातें छिपी हुई थी वो उनको भी जान ले, तो उसको बोला जाता है मेरे भाई रीड बिटवीन द लाइन्स। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या हो गया? फाइंड द हिडन मीनिंग, कि जो छुपा हुआ आपका मीनिंग है, अगर आप उसको भी ढूंढ निकालते हैं, उसको भी आप पता कर लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? रीड बिटवीन द लाइन्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट कह रहा है मेरा ब्लैक रीडिंग। ब्लैक रीडिंग जो है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है। देखिए मेरे भाई, ब्लैक रीडिंग जो होता है, इसका मतलब आपका होता है बैड न्यूज। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? बैड न्यूज। इसका मतलब जो बुरे समाचार होते हैं, बुरी खबर होती है, उसके लिए एक हमारा इडियम यूज किया जाता है ब्लैक रीडिंग्स। आई होप क्लियर। नेक्स्ट बात कर ले रहा हूं भाई, इन ब्लैक एंड व्हाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है मेरे भाई लिखित में। इट मीन्स इन राइटिंग। ठीक है जी, इन राइटिंग मतलब जब भी कभी आप किसी से कोई भी बात करते हैं, या फिर कोई आपको कुछ कमिटमेंट करता है, और आप बोलते हैं कि जी मुझे तो एक कमिटमेंट लिखित में चाहिए। समझ रहे हैं ना? जैसे कि कई बार आपके जो दोस्त हैं वो आपसे वादा कर देते हैं कि भाई मुझको जो तो 2 लाख रुपए उधार दे दे और मैं आपको आने वाले 2 महीने में लौटा दूंगा। तो आप क्या करते हैं कि ठीक है भाई, पैसे ले जा, लेकिन एक काम कर, स्टाम्प पे लिख के दे कि वो 2 महीने में तू मुझे लौटाएगा, अदरवाइज मैं तुझको या तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, या फिर मैं कुछ भी तेरे साथ जो अदर एक्टिविटी या ट्रीटमेंट करूंगा। तो ये जो आपने डायलॉग बोला कि मुझे तो रिटर्न में दे, तो इसे रिटर्न में देने को बोलते हैं मेरे भाई इन ब्लैक एंड व्हाइट। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो गया? इन रिटर्न, लिखित तौर पे। अब देखो भाई, लिखित तौर पे कैसे? आप सभी जानते हैं कागज का रंग कैसा होता है? सफेद। उस पर लिखा किस कलर से जाता है? मोस्टली ब्लैक से। तो भाई सफेद और काले तौर पे, इट्स मीन्स रिटन फॉर्म में। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या हो गया? इन रिटन। नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स। और इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है आपका फुल डिटेल्स।
इन्स एंड आउट का मतलब आपका क्या होता है? फुल डिटेल। इट मीन्स पूर्ण जानकारी, किसी चीज का पूर्ण ज्ञान जो आपको होता है उस चीज के लिए टर्म यूज की जाती है इन्स एंड आउट्स। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको किसी चीज की बिल्कुल 0 टू हीरो नॉलेज है, समझ रहे, बिल्कुल 0 से लेकर के बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल तक की नॉलेज है, तो उस स्थिति को बोला जाता है इन्स एंड आउट्स। जैसे कि अक्सर आप सभी देखते हैं कि कुछ मैकेनिक्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनको अगर आप अपने व्हीकल को दिखाएंगे तो व्हीकल की साउंड सुन करके बता देते हैं कि व्हीकल के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कैसी कहलाई जाएगी? इन्स एंड आउट्स। मतलब अंदर से लेकर के बाहर तक की अगर आपको पूर्ण जानकारी हो जा रही है तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? इन्स एंड आउट्स। चलिए भाई, बात कर ले रहा हूं नेक्स्ट इडियम की। नेक्स्ट कहता है मेरा आउट ऑफ द वुड। अब देखो, आउट ऑफ द वुड को ऐसे समझना मेरे भाई, ऐसी ट्रिक है कभी नहीं भूलने के। एक बंदा था, ठीक है जी, एक बंदा था, बंदे का काम था पेड़ काटना, ठीक है जी, वुड कटर था, मतलब लकड़हारा था, उसका काम था लकड़ियां काटना। अब बंदा एक दिन पेड़ को काट रहा था, काटते काटते अचानक जब वो ऊपर पेड़ काट रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ करके पेड़ गिर गया। समझ रहे हैं मेरे भाई? पेड़ गिर गया, इट्स मींस जब वो नीचे गिरा तो उसके ऊपर पेड़ गिर गया, बहुत सारी लकड़ियां उसके ऊपर गिर गई। समझ रहे हैं मेरे भाई? अब हुआ क्या, बेचारे ने बहुत देर मेहनत की, सुबह उसके ऊपर पेड़ गिरा था और वो शाम तक मेहनत करता रहा और जद्दोजहद करने के बाद वो शाम को बाहर निकला। समझ रहे हैं भाई? बाहर किससे निकला, एक बात बताओ? वुड से, ठीक है। तो जब बंदा शाम को लकड़ियों से बाहर निकला तो सबसे पहले उसके दिमाग में या फिर उसके मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, बच गया, समस्या से निकल गया मैं बाहर। तो इट्स मीन्स आउट ऑफ डिफिकल्टीज। इसका मीनिंग आपका क्या होता है मेरे भाई? आउट ऑफ डिफिकल्टीज। समझ रहे हैं कि जब आप किसी भी समस्याओं से या फिर किसी भी एक समस्या से बाहर निकल करके आते हैं तो वो जो आप उस टर्म पे ओवरकम करते हैं, उबरते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है आउट ऑफ वुड। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? चलिए, तो याद रहेगा ना, जब भी कभी आउट ऑफ वुड की बात है तो याद रखना, लड़का था, पेड़ काट रहा था, पेड़ उसके ऊपर गिर गया, बहुत देर बाद पेड़ से बाहर निकला, इट्स मींस लकड़ियों से बाहर निकला। तो लकड़ी से बाहर निकलने के बाद वो क्या बोलेगा? आज तो बच गया। समझ रहे हैं? इट्स मींस परेशानियों से बच गया, तो उसकी परेशानी खत्म हो गई, वो परेशानियों से बाहर निकल आया। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? चलो भाई, बात कर रहा हूं मैं ऑन दी डॉट। ये जो ऑन दी डॉट वर्ड है बहुत ज्यादा अपने आप में चला था, एक टाइम था एसएससी का कि जब ये एसएससी के हर एक एग्जाम में जो पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा गया पिछले लगभग 4 से 5 साल में, ये देखा नहीं गया क्वेश्चन। तो हो सकता है भाई अब रिपीट करे, क्योंकि एसएससी का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है कि लगभग जो आपका एग्जाम होता है उसका 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है। तो भाई आने की उम्मीद बनी रहती है। देखिए भाई, ऑन द डॉट जो होता है, ऑन द डॉट का मतलब होता है आपका, देखी जाए अगर मैं बात करूं तो इन टाइम, ठीक है जी। ऑन द डॉट का मतलब आपका क्या होता है? इन टाइम। इट्स मीन्स समय रहते या फिर समय पर। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब कोई काम कोई इंसान समय रहते कर दे तो उस चीज को बोला जाता है क्या? ऑन द डॉट। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? इन टाइम, समय में, समय के रहते, समय के चलते या फिर समय के अंदर, एक सही समय पर। तो उन सभी टर्म्स के लिए यूज करेंगे आप ऑन दी डॉट। पॉइंट क्लियर होगा? नेक्स्ट, सम एंड सब्सटेंस। तो देखिए मेरे भाई, ये जो सम एंड सब्सटेंस वर्ड है, इसके लिए जो मेरा टर्म यूज किया था ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा हटके और इसका मतलब होता है आपका पर्पज। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? पर्पज। और पर्पज आप सभी जानते हैं, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य को क्या बोलते हैं? सम एंड सब्सटेंस। पॉइंट समझ में आया होगा? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब्सटेंस आ रहा है, इट मींस पदार्थ आ रहा है, पदार्थ आ रहा है तो इट मींस मटेरियल की बात कर रहा है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होगा। नहीं जी, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा होता, आपके एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा होता है, आपके थॉट की बात कर रहा होता है। थॉट कौन सा? आपका पर्पस। समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देता है, बच्चे का माइंड चलता ही नहीं कि पर्पस भी हो सकता है, लेकिन भाई आंसर पर्पस होता है। तो याद रहेगा, सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग क्या निकलता है आपका? पर्पस। इट मींस आपका उद्देश्य। तो भाई 9 इडियम्स आपको क्लियर कर दिए, इनको मैं साफ कर देता हूं जिससे कि इनको मैं इधर की तरफ आपको जो अच्छे से क्लियर कर दूं। चलिए भाई, तो ये 9 के 9 इडियम्स आई होप आपको अभी के अभी में याद भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो केवल आपको सुननी नहीं है, इसमें आपको क्या काम करना है? अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर लो भाई, और अगर पॉसिबल हो तो 2 नोटबुक बनाओ, एक वोकैब्स की अलग बनाइए और ग्रामर की अलग बनाइए, क्योंकि बिना वोकैब्स के एसएससी में क्या किसी भी एग्जाम के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? अगर आप सोचते हो कि बहुत बढ़िया स्कोर करना है तो भैया वोकैब्स, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पोर्शन पे काम करो। अगर किसी एक को भी वीक छोड़ दिया तो भाई इंग्लिश के अंदर गारंटी दे रहा हूं लड़खड़ा जाओगे। समझ रहे हैं ना? तो तीनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीनों ही मैं कवर कराऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाई। नेक्स्ट है मेरा इचिंग पाल्म, मोस्ट इंपोर्टेंट। इचिंग पाल्म जो आपका इडियम है, इसका मतलब होता है हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब। समझ रहे हैं इसका आपका मीनिंग क्या होता है इचिंग पाल्म का? हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब। एक बार लिख देता हूं तो इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है? हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब। अब ये जो वर्ड आया ब्राइब, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है आपका। इस वर्ड को समझना मेरे भाई। ये जो ब्राइब वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका घूस। इसका मीनिंग आपका क्या होता है? घूस। और घूस जो होता है, इसको गांव की भाषा में या नॉर्मल अच्छा जो इसके लिए प्यारा वर्ड है वो है आपका रिश्वत। समझ रहे हैं? और पढ़े लिखों की भाषा में, पढ़े लिखे जो आजकल के हमारा ट्रेंड चल रहा है, उसको बोलते हैं डोनेशन। समझ रहे हैं? ये डोनेशन जो वर्ड चला कॉलेजों में, ये क्या किसके लिए चला था मेरे भाई? रिश्वत वर्ड के लिए चला था, ठीक है। हालांकि ये पढ़े लिखों का वर्ड है और ये अच्छे जो सभ्य लोग हैं वो वर्ड यूज करते हैं कि कितना डोनेशन दोगे, इट्स मीन्स कितने रिश्वत दोगे, ठीक है। हालांकि इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव सेंस में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है। तो नेगेटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव में जब हम दान करते हैं तो भी हम डोनेशन बोल देते हैं और उसी को बोलते हैं डोनेट। समझ रहे हैं ना? डोनेशन से बना है डोनेट। डोनेट मतलब देना, किसी को अपनी चीज देना, तो उसको बोलते हैं डोनेट करना, ठीक है भाई। तो ये डोनेट वर्ड से डोनेशन बन गया और इसका मतलब आपका क्या होता है? घूस, इट्स मीन्स रिश्वत। अब बात करते हैं कि भैया इचिंग पाल्म। तो इचिंग पाल्म का मतलब होता है हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब। इट्स मीन्स जो आपकी रिश्वत लेने की आदत होती है। समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको क्या होता है कि भाई घूस लेने की आदत पड़ जाती है। अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट्स में हम कुछ ऐसे ऑफिसर्स को देखते हैं, तो उनके लिए टर्म क्या आता है मेरे भाई? इचिंग पाल्म। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? देखो इसी से मिलता जुलता सेकंड मेरा इडियम है हश मनी। हश मनी जो होता है, हश मनी का मतलब आपका होता है कि ब्राइब फॉर साइलेंस। समझ रहे हैं मेरे भाई? देखो इचिंग पाल्म का मतलब हो गया कि बंदे को आदत है रिश्वत लेने की, लेकिन अगर एक इंसान रिश्वत लेता है शांत रहने की, शांत रहने की मतलब समझ रहे हैं? विरोध ना करने की जो रिश्वत होती है। जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी हफ्ता बंधा होता है कि मुझे जो इतना रुपया पहुंचना ही पहुंचना है, बाकी तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, मेरे पास इतना पैसा पहुंचा दो। तो ये जो इतना पैसा जा रहा है उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके प्रति एक्शन नहीं ले रहा। समझ रहे हैं? तो अपना मुंह बंद रखने की जो पैसे होते हैं उनको मेरे भाई क्या बोलते हैं? ब्राइब, हश मनी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हश मनी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई रिश्वत दें चुप रहने के लिए, तो उसको बोला जाता है आपका हश मनी। पॉइंट क्लियर हुआ होगा सभी को? चलिए भाई, बिल्कुल इजी वर्ड से बताता चल रहा हूं, आपको एग्जांपल्स भी देता हूं जिससे आपको कभी दिक्कतें ना हो। चलो भाई, तो ये दो वर्ड क्लियर हुए। बात कर लेना 32 इडियम की अपनी। तो ये कह रहा है भाई सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अब सॉल्ट ऑफ द अर्थ को देखो, बड़ा बढ़िया सा इडियम है, बहुत आया था ये भी अपने आप में। सॉल्ट ऑफ द इडियम का मतलब होता है मेरे भाई आइडियल मैन। इसका मतलब क्या होता है? आइडियल मैन, इट्स मीन्स आपसे भी जानते हैं आदर्श व्यक्ति। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि अपने आदर्शों का पालन करता हो, आदर्शों पे चलता हो, तो उसको बोला जाता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। समझ रहे हैं मेरे भाई? मतलब अच्छे इंसान के लिए टर्म यूज होती है। ये कह रहा है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट बहुत प्यारा इडियम है। इसका मतलब आपका होता है अंडर कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन, ठीक है जी। और अंडर कॉन्सिडरेशन जो आपका वर्ड आया, इसका मीनिंग आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई विचार मग्न होना, या फिर ध्यान की अवस्था में होना, या फिर किसी चीज को लेकर गहन चिंतन की अवस्था में होना, तो उसको बोला जाता है ऑन द कारपेट। वर्ड क्लियर हुआ होगा? इडियम समझ में आया होगा? तो ऑन द कारपेट का मतलब क्या हो गया? अंडर कॉन्सिडरेशन, विचार मग्न होना, बिल्कुल गहरे ख्यालों में खोया होना, ठीक है जी। नेक्स्ट, वॉल्व इन द शिप्स। देखो वॉल्व्स इन द शिप्स, तो अगर पजेसिव केस पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा जो पजेशन केस की मैंने आपको 2 वीडियो दी थी। तो देखो वॉल्व इन द शिप्स का मतलब आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है एनिमी पॉजिंग एज अ फ्रेंड। समझ रहे हैं कि एक ऐसा शत्रु जो कि दोस्त के फॉर्म में हो। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कई बार कुछ जो ज्यादा गहरे शत्रु होते हैं वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पहले दोस्ती करते हैं। समझ रहे हैं? वो दोस्ती करते हैं, आपके करीब आते हैं, आपके सारे जो रहस्य होते हैं, राज होते हैं, उनको जान लेते हैं और फिर धीरे से आपका काम तमाम कर देते हैं।
तो ये जो ऐसी स्थिति होती है कि जब एक जो दुश्मन है वो दोस्त की तरह व्यवहार करे, तो उस टर्म में उसके लिए एक मेरा इडियम बना है, कौन सा मेरे भाई, वॉल्व इन द शीट्स। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट कह रहा है बरी द हेडचेक। तो बरी द हेडचेक का मतलब होता है एंड क्वेरल। इसका आपका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, एंड क्वेरल। ठीक है, एंड क्वेरल भी हो सकता है, एंड होस्टिलिटी भी हो सकता है, एंड एनिमिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना। और इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा समाप्त करना या फिर अपनी जो दुश्मनी है उसको समाप्त करना। ठीक है मेरे भाई, तो बरी द हेडचेक को याद रखना है। इसका मतलब आपको क्या होता है मेरे भाई, एंड क्वेरल। कोई भी झगड़ा हो रहा है, अगर आप उस झगड़े को जाकर सुलझा दे रहे हैं, शांत कर दे रहे हैं, उसको खत्म कर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टर्म यूज होती है बरी द हेडचेक। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है जॉइन इश्यू विद। मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो आपके दिमाग में जा रहा होगा उससे कुछ अलग आंसर है। चलो मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूं भाई, जल्दी से इसका मीनिंग अपने दिमाग में सोच लो, क्या हो सकता है, लगभग क्या हो सकता है अप्रोक्स। आप सभी को मैं जो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं भाई, जल्दी से सोचो। जॉइन इश्यू विद, जॉइन इश्यू विद का मीनिंग क्या हो सकता है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है भाई। चलिए 10 सेकंड हो गई, सोच भी लिया होगा। अब इसका मीनिंग देखना। इसका मतलब होता है मेरे भाई डिफर विद। और डिफर विद का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई अलग होना। इसका मीनिंग क्या होता है, अलग होना। आप जल्दी से अपने अपने जो आंसर है कमेंट में लिख दो कि कितने बच्चे सही निकले। समझ रहे ना, कितने बच्चों ने सही सोचा था। क्योंकि ज्वाइन इश्यू विद को जैसे ही बात आती है तो हमें लगता है कि हमारा कोई इश्यू है, उसको ज्वाइन कर रहा है बंदा, हमारे साथ आके मिल रहा है, या फिर जो हमारे विचार चल रहे थे, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, उसमें आके बंदा वो भी अपने जो विचार मतलब एक्सप्रेस करने लग गया। लेकिन जो ज्वाइन इश्यू विद है, इसको याद रखो, ये इडियम है मेरे भाई। मैं कोई आपसे सेंटेंस के हिंदी नहीं निकलवा रहा, मैं आपको इडियम पढ़ा रहा हूं। तो इडियम के मीनिंग अलग होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफर विद। डिफर विद का मतलब क्या हो गया, अलग होना, अपने आप को किसी चीज से लेकर के अलग कर लेना, या फिर विचारों में बिल्कुल, अगर किसी के विचार आपके विचारों से जस्ट बिल्कुल अलग जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइन इश्यू विद। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाई। आई होप आपको याद भी हो रहे होंगे साथ के साथ ही। चलिए भाई नेक्स्ट कह रहा हूं, नेक्स्ट है मेरा अंडर द सन। अब देखो भाई, अंडर द सन मतलब सूरज के नीचे। बात क्या कर रहा है, सूर्य के नीचे। भाई सूर्य के नीचे एक बात बताओ, कोई दुनिया में ऐसी जगह है कि जहां पर आप सूर्य के नीचे ना रहो। सोचो थोड़ा सा, पूरा जो वर्ल्ड है इसके अंदर आपका क्या होता है भाई, सूरज ही तो एकमात्र मीडियम है जहां से हमारी जो प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है। तो पूरे वर्ल्ड का एक ही हमारा मीडियम है। अब ये कह रहा है अंडर द सन मतलब पूरे वर्ल्ड के मीडियम के नीचे। तो इसका मतलब आपका क्या निकलता है मेरे भाई, एनीवेयर। इसका मीनिंग क्या निकलता है, एनीवेयर। और एनीवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं भी। समझ रहे हैं, इसका मीनिंग आपको क्या निकला, कहीं भी, चाहे किसी भी स्थान की आप बात कर लें तो उसको आप क्या बोलेंगे, अंडर दी सन। जैसे कि कई बार आप ललकार देते हैं अपने दोस्तों की, जा जहां मन करे वहां जाना, जहां कहेगा वहां जाऊंगा। समझ रहे हैं ना, जो बिगाड़ सके बिगाड़ देना। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जहां मन करे वहां जाना, तो इसके लिए इडियम क्या ला सकता हूं, अंडर दी सन। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ देता हूं। ये कह रहा है सेव वंस स्किन। तो देखो भाई, सेव वंस स्किन मतलब अपनी जो स्किन है उसको बचा लेना। अब अपनी स्किन को बचा लिया तो इट्स मीन सीधी सी बात है, जब स्किन बच गई तो अंदर बॉडी के अंदर तो एंटर ही नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर कर रहे हैं ना। तो इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है मेरे भाई, इसका मीनिंग आपका सीधा सा निकल जाता है, सेव वन सेल्फ। इसका मीनिंग आपका क्या निकला मेरे भाई, सेव वन सेल्फ। इट्स मीन्स अपने आप को बचा लेना। कोई ऐसा मुद्दा आया कि जहां पर लग रहा था कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन आप अपने आप को बचा करके निकाल ले जा रहे हैं, तो उस स्थिति को आप क्या बोलेंगे, सेव वंस स्किन। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कीप अ गुड टेबल। ये जो कीप अ गुड टेबल है, ये भी बहुत अपने आप में अच्छा इडियम है। और इसका जो आपका मीनिंग होता है कीप अ गुड टेबल का, इसका मतलब होता है गिव अ लग्जरियस, गिव अ लग्जरियस मील। ठीक है जी, इसका मीनिंग आपका क्या होता है, गिव अ लग्जरियस मील। इट्स मीन्स कि किसी इंसान को एक बड़ा ही अच्छा शानो शौकत वाला भोजन उपलब्ध कराना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने अपने घर पे किसी गेस्ट को इनवाइट किया था, और जब आपके गेस्ट घर पर आए तो आपने उनको बहुत ही प्यारा सा, जितना आप अफोर्ड कर सकते थे उस रेंज तक, उससे भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है, आपने ज्यादा जितना अफोर्ड कर सकते थे, आपने अपनी लिमिट को क्रॉस करके उसको जो भोजन प्रोवाइड कराया।
जैसे कि मान के चलो आप किसी अपने फ्रेंड को बुलाते हैं घर पे और आप अफोर्ड कर सकते हैं केवल 500 रुपए का जो है उसको नाश्ता, लेकिन आपने क्या काम किया, अपने उस दोस्त को आपने जो एटलीस्ट 2000 रुपीज उस पर जो नाश्ते पर खर्च कर दिए। तो सीधी सी बात है भाई, जब इतना पैसा खर्च करोगे तो जो आपका खाना होगा वो तो लग्जरियस होना ही है। तो ये जो आप अच्छा खाना किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कीप अ गुड टेबल। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, लास्ट आज का इडियम जो है ये कह रहा है टेक्स वंस पेशेंस। समझ रहे हैं, ये कह रहा है टेक्स वंस पेशेंस। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है। और इस इडियम का जो मीनिंग होता है, इस इडियम का मेरे भाई मीनिंग होता है, इसको भी समझिएगा, इसका मीनिंग आपका होता है कि वेरी हार्ड टेस्ट ऑफ पेशेंस। समझ रहे हैं मेरे भाई, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी हार्ड टेस्ट ऑफ पेशेंस। इट्स मीन्स जब आपके धैर्य की बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा ली जाए, जब आपके धैर्य की बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा ली जाए तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है मेरे भाई, टेक्स वंस पेशेंस। समझ रहे हैं कि जो पेशेंस है, किसी का धैर्य है, उसकी अगर आप बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा लेना, जैसे कि मान के चलिए कि आपका कोई इंटरव्यू था, ठीक है मेरे भाई, आपकी जॉब लगनी थी, आप इंटरव्यू देने गए। अब इंटरव्यू लेने वाला ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो गुस्सा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, समझ रहे हैं, आपका जो टेम्परेचर वो बढ़ जा रहा है, आपको ऐसा मन कर रहा है कि इस इंटरव्यू लेने वाले को पहले कुछ थोड़ा सा सेवा कर दी जाए। अब सेवा समझ रहे हैं, मेरी भाषा में सेवा का मतलब होता है कि जब आप थोड़ी सी किसी की सर्विस कर दें। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब जब थोड़ी सी उसको सेवा, मतलब थोड़ा सा दो चार जो लगा दिए जाते हैं, उन चीजों को बुलाया था सेवा करना। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जो आपका कोई सामने वाला बंदा है वो आपके पेशेंस को जज कर रहा है, और पेशेंस को जज करने के लिए इतनी ज्यादा टिपिकल आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है कि आप अपने पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है टेक्स वंस पेशेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टेक्स वंस पेशेंस। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलो भाई, आज की जो मेरी टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, इसका सेशन सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब बहुत जल्दी सेशन थर्ड आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चले दोस्तों, तब तक के लिए आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो भाई तो लाइक कर देना, और कोई डाउट आया हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है जी। तो चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।